नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और धन्यवाद। जी, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो चाइना और लैटिन अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को और ब्रिक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को। ये दो एक मेन मुद्दे हैं जो अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में प्रमुख हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चाइना यूएसए को आउट परफॉर्म करेगा ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। चीन के हालिया विकास समर्थन रुख से लैटिन अमेरिका और ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने की संभावना और तेज हो गई है। 2025 में अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध की संभावना इस संभावना को खतरे में डालती है। बीजिंग के लिए चुनौती यह है कि वो अपनी योजनाओं को विकास की गति में बदलने और अर्थव्यवस्था को ट्रंप टैरिफ की एक और लहर से कैसे बचा सकता है। अर्थशास्त्रियों का तो अब तक कहना था कि अब समय आ गया है कि आईएमएफ अर्जेंटीना पर लगाम लगाएगा, क्योंकि आईएमएफ का पैसा अर्जेंटीना ने लौटाना था। और जियोपॉलिटिक्स ये बताती है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। चाइना एंटर होता है। आपको पता है कि नॉर्वे में और यूरोप में बीवाईडी जो उनके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं और दूसरी कंपनी और है, 95% तक पेनिट्रेशन है उनकी नॉर्वे में और कुछ कंट्रीज में। अब बीवाईडी का प्लांट लैटिन अमेरिका में लगने जा रहा है। जो वहां के राष्ट्रपति चाइना को कम्युनिस्ट नेशन और कहकर गाली देते थे, आज वही राष्ट्रपति की मजबूरी बन गई है चाइना के साथ अरेंजमेंट करने की। दूसरी तरफ जैसे कि हुawei टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किफायती भी है। अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा वो एक रीजनेबल सॉल्यूशंस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देता है, और लैटिन अमेरिका में हुawei की अच्छी पैठ है, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहा है। जबकि अमेरिका का कहना है कि हुawei जो है वो चाइना की लिए जासूसी करता है, उनको डीमोनाइज करने के लिए ये कदम अमेरिका उठाता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं लाभ से ज्यादा हैं, ऐसा अर्जेंटीना का कहना है। वहां रेलवे में और चिली में जो है वो खनन के कार्यों को लेकर, माइनिंग इंफ्रा को लेकर चीनी कंपनियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में। और वहां से जो उनका सोयाबीन है, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट है, वो अब कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। और चाइना का निवेश मेक्सिको में और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि यूएस अगर मान लीजिए टैरिफ लगा भी देता है चाइना पे, उससे चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात यह आ जाती है कि जिस तरीके से टैरिफ, प्रोटेक्शनिज्म और सैंक्शंस वो लैटिन अमेरिका को चाइना की तरफ पुश कर रहे हैं और अमेरिका को वो एक ऑब्लिवियन की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब एक उनको बिल्कुल अकेला खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चलने वाली नहीं है। आइडिया ये है कि ब्रिक कंट्रीज भी डॉलर के हाथ से निकल रही हैं। दे आर पुटिंग देयर ओन करेंसी। ग्रीन एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, डॉलर डोमिनेशन को खत्म करने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो 100% टैरिफ लगा देंगे, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या रशिया हो। क्या कहेंगे गिरीश जोशी जी? ये जो अमेरिका जिस तरीके की बातें कर रहा है, टैरिफ, प्रोटेक्शनिज्म और बाकी चीजों की, तो ये तो सैंक्शंस की, ये अब पुरानी बातें नहीं लगती, मतलब पुरानी अखबार नहीं लगती। इससे फायदा क्या होने वाला है अमेरिका? जी यादव जी, आज भी आप देखिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का जो एटीट्यूड था, वो उसकी भाषा में डर तो था, लेकिन अब वो ऐसे स्टेटस पे बैठा हुआ है कि वहां से वो कोई ढीली बात नहीं कर पाएगा। तो उसने बोला, आई डोंट वांट चाइना टू कम इनटू माय बैकयार्ड एंड डू बिजनेस, सो आई विल डेफिनेटली हिट मेक्सिको एंड कनाडा इफ दे आर ट्राइंग टू बुली। अब ये उसने और एक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। चाइना इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेक्सिको। वहां पे ईवी व्हीकल्स जो बना रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से तो वो गाड़ी मेक्सिको की मानी जाएगी, और वो अमेरिका को पता है, काफी टाइम से चल रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि दे हैव नॉट स्टिल नोटेड इज कि 10 टॉप एग्रीकल्चर इकोनॉमीज जो है, दैट इज चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, रशिया, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, जर्मनी और टर्की। अब इसमें से आप गिन लो कि अभी यूएसए के साथ कौन बैठा हुआ है। तो अगर एग्रीकल्चर भी आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि 40% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ इज विद द ब्रिक्स कंट्रीज, जीडीपी वहीं पे आपका 50% ये आ रहा है। अभी आप
बहुत होशियारी से देखे तो चाइना ने जो अपनी करेंसी लॉन्च करी दैट इज एक्चुअली गोल्ड बेस्ड। अब गोल्ड बेस्ड को अगर आप अमेरिकन डॉलर से कंपेयर करोगे तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट डॉलर्स, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अब तक तो आपकी मोनोपोली थी, आप छाप छाप के सबको दे रहे थे और आपका कोई हिसाब किताब था नहीं। फिर आपने बेसिक डिफरेंस जो चाइना ने लेटली एस्टैब्लिश कर दिया, जो वो हालांकि कर तो रहा था लेकिन अब पब्लिक डोमेन में आ गया है कि भाई अमेरिका डंडा का धंधा करता है और मैं धंधे का धंधा करता हूं। मैं आपको बताता हूं, आप लोग कमाइए, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करिए, मैं उसमें आपको हेल्प करता हूं। दैट ही हैज डन इन सूडान, he has done in Nigeria, ज्यादातर अफ्रीकन 43 कंट्रीज इन अफ्रीका, ऑलरेडी चाइना इज प्रेजेंट है। 6 लाख किलोमीटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस था उसने सारे कंट्रीज को पोर्ट से लिंक कर दिया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने अफ्रीका को समझा था कि आप लोग आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, मतलब अब कहीं पर भी किसी पोर्ट पे उतरता है तो अदर कंट्री डज नॉट पे टैक्स। तो एक वो इकोनॉमिकल कंट्रोल जो उसने ले लिया अफ्रीका का। नाउ यूएसए हैज नो बेस टू गो। अफ्रीका में आप चले भी जाओगे तो आप इनकलकेट कैसे करो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी चाइना ने प्रोवाइड कर दिया है। और ये उस एग्रीमेंट के तहत है कि हम लोग मिनरल्स लेंगे तो हम आपको डेवलपमेंट भी करके देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली बार्टर हो गया है। अब आप चाइना से तो वर्ल्ड बैंक पूछ नहीं पाएगी कि आप पैसा कैसे डाल रहे हो, कहां से जा रहा है। अभी वेरी स्मार्टली ईरान ने और चाइना ने अपने अपने एटीएम्स भी लॉन्च कर दिए, वो पायलट प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल हो गया। तो अब आप एटीएम में करेंसी सिलेक्ट करोगे और दैट विल बी सिलेक्टेड, वो जो एक ही बैंक होगी ब्रिक्स बैंक, वो सारे कंट्रीज का उस टाइम पे रेट डिसाइड करेगी ऑन योर गोल्ड रिजर्व बेसिस। मतलब बहुत ही 100% परफेक्ट, जो 71 के पहले यूएसए में होता था कि आपका डॉलर जो है वो गोल्ड बेस्ड रिजर्व से डिसाइड होता था, वो आपने बंद कर दिया निक्सन ने। उसके बाद आपने ये दादागिरी कर दी कि अब इसके बगैर तो कोई जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम जो स्विफ्ट की चलती थी वो आपके पास थी, सैटेलाइट्स आपके पास थी, बैंकिंग सिस्टम्स आपके पास थी, और फंड्स का आपको इश्यू नहीं था क्योंकि आपके फंड मैनेजर्स बहुत पावरफुल थे। अब धीरे से रह के जैसे ही आपके हाथ से सटकने लग गया तो आपने सैंक्शंस लगा के ईरान पे एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हो गया। उसके बावजूद आपने रशिया पे सैंक्शन लगाए। और मैं आपको इजीली बता दूं कि ये जल्दी से युद्ध खत्म नहीं होगा। आपको याद हो तो 2008 में आप पूरे क्रूड ऑयल की हिस्ट्री देख लो तो मैक्सिमम प्राइस इन 2008 $149.82 डेलिबरेटली कर दिया गया था, जब रशिया ने यह तय किया कि भाई मैं गैस पे कन्वर्ट होके क्रूड बेचूंगा और वो $32 रशिया के डेवलपमेंट के लिए यूज करूंगा। इन्होंने सऊदी अरेबिया से मिलकर षड्यंत्र के चक्कर में उन्होंने इतना क्रूड का भाव बढ़ा दिया कि 8 से रशिया ये राह देख रहा था कि भाई कब मेरा इनकम बढ़े और मैं इसको डेवलपमेंट में यूज करूं। लेकिन ये कंपल्सन कर दिया कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिस्प्यूट्स थे वो चाइना के साथ सेटल हो गए, तो उसने सारा चाइना के साथ कर लिया, क्योंकि उस वक्त तक चाइना अपने आप को रेयर मिनरल्स में और प्यूरिफाइंग ऑफ द मिनरल्स में उसने अपनी मास्टरी कर ली थी। तो ये कॉम्बिनेशन जो आ गया ईरान ज्वाइंट, क्योंकि ईरान को जो खतरा था उसमें आर्म्स भी रशिया और ईरान सप्लाई करने लगे चाइना, तो उन्होंने जो ये अरेंजमेंट सेटल कर ली थी उसमें ये दिक्कत आ रही है कि अभी जो भी बोल रहा है इसको ये कहां पे कंट्रोल करेगा। आपका 75% इंपोर्ट्स पे चल रहा है, सारी पे जगह पे आपने डेफिसिट करके रखा था ताकि आप मर्जी पड़े ऐसे आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को बोल के उनपे सैंक्शंस लगाए। आज एनवायरमेंट में सबसे पहले अगर SCO2 में अगर इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया है तो इट वाज वेरी वैलिड कि भाई पूरा एनवायरमेंट का सत्यानाश आपने करा और हम लोग क्यों उसके लिए पेनलाइज हो। तो आप $3 मिलियन में सेट करिए, वो नहीं कर रहे हैं, उसमें 100 के पास आके बैठे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अभी शायद सारे देश जागरूक हो गए, वो हम लोग जो मोनोपोली चला रहे थे वो खत्म होने आई है। और अगर बार्टर सिस्टम से ही काम चल रहा है, और ब्रिक्स में आप देखिए कि वो जो बता रहे थे अब रशिया अपनी सैटेलाइट से और ईरान अपनी सैटेलाइट से ट्रांजिट करेगा, तो आपका स्विफ्ट ऑटोमेटिकली आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। बैंक तो उन लोगों ने ऑलरेडी बैंक बना ली। अब बैंक में ये था कि जब तक वो सेटल करे तो आपके पास एक रेडीमेड बैंक आ गई है, दैट इज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। और सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि जो यूएसए और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट था वो 2026 में खत्म हो गया। तो जैसे ही वो खत्म होगा ऑटोमेटिकली, आज भी वो नहीं मान रहा है, आज भी सऊदी अरेबिया वो उनको जवाब दे रहा है सामने कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बाद में एग्रीमेंट कंटिन्यू करो। तो एक्सप्लॉइटेशन जो अफ्रीका में हुआ उसका भी उसने नतीजा दिखाया कि अभी आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, आप धंधा करो, मैं आपको सिखाता हूं। तो इथोपिया का जो डिस्टर्बेंस था कि भाई वहां पे वो पोर्ट में जो दिक्कतें हो रही थी उसमें सोमाली लैंड के सोमालिया में से 2 टुकड़े करके सोमाली लैंड भी अलग करवा दिया।
अब वो पिक्चर में नहीं आ रहा है। अमेरिका जैसे डंडा लेके सब जगह चले जा रहा था, आज आप देखिए ताइवान की भी पोजीशन यही है। तो बहुत ही बड़ा ग्रिप ब्रिक्स का आ गया है और लोगों को समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन यूएसए कि भाई वो हवलदार है, वो जो बोलेगा वो करेगा, पैसा तो देगा लेकिन अपनी कंडीशन पे। हालांकि सामने ब्रिक्स कंट्रीज हैं जो हमको मदद करने के लिए तैयार है। आज $20 मिलियन अगर चाइना ने माइनस मना कर दिए लेने से, तो बोला कि ये पैसा आपको एजुकेशन और हेल्थ पे यूज करना है। अफ्रीका में सबसे बड़ी कमी जो इन्होंने डेलिबरेटली रखी थी वो हेल्थ और एजुकेशन की। तो आज अगर सिएरा लियन जैसा कंट्री या सूडान जैसा कंट्री, उनको अपने एग्रीकल्चर की उन्होंने सुप्रीमसी समझाई कि भाई आप लोगों के पास नाइल रिवर है, आप लोग ये उगा सकते हो। और ताज्जुब की बात यह कि लास्ट कुछ 10-12 साल में हमने देखा तो इंडिया के भी काफी लोग इथोपिया में जाके नाइल के वहां पे इन्होंने सिल्क कॉटन उगाना शुरू कर दिया। सिल्क कॉटन बहुत ही रेयर आइटम है जो सूडान के पानी से ही होती है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली सारे वहां गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया के लिए गोल्डन चांस ये है कि हम लोगों ने तो जब 300 साल पहले भी इंडियंस ने जाके वहां पे तंजानिया, केनिया, नायरोबी, इनमें उन्होंने उनको बिजनेस हम लोगों ने सिखाया। तो एक वो कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत ज्यादा है। चाइना उनको पैसे दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, इंडिया का मैन पावर वहां पे यूज होगा। तो आई थिंक अमेरिका को ये समझ में तो आ रहा है। लेकिन अभी मैं किसी को पूछ रहा था, बोल रहा था कि एक अटैची फोबिया नाम की एक बीमारी होती है, उसमें हारने वाला आदमी और जोर जोर से चिल्लाता है और ये दिखाता है कि भाई मैं अभी कमजोर नहीं हूं। तो ट्रंप की पोजीशन ये होके आ गई है कि भाई अभी मैं बोल तो दूंगा, लेकिन वो कब तक, अभी वो धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन वो धमकी देने वाला आपका जो हिसाब किताब था वो अब खत्म होने आया। जी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जिसमें नवंबर 15 और 21 का एक आकलन बताया था कि एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है चाइना का, वो 7% से भी ज्यादा ग्रो करेगा फाइनल 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। हम दिसंबर में बैठे हैं तो दिसंबर का महीना आ गया है, ये ब्लूमबर्ग ने नवंबर में कहा था। ये 5% गेन जो अक्टूबर में था उससे ज्यादा है। तो टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है चाइना की इस समय अनुमानित, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, $3.548 ट्रिलियन, जो पिछले 2022 के रिकॉर्ड हाई से भी ज्यादा है। और अगले कुछ महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर के महीनों में ये जो पैनिक स्टॉक पाइलिंग हो रही है फॉरेन कंपनीज की, इसकी तकदीस मे बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप के एरिका टे ने भी की है कि ये पैनिक बाइंग जो है स्टॉक पाइलिंग फॉरेन कंपनीज की हो रही है, क्योंकि ट्रंप आके क्या करने वाले हैं इसका अनुमान अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को भी नहीं है। और ये ट्रेड वॉर जो है वो बेसिकली लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ा देगी, उनके खर्चों को बढ़ा देगी, और फायदा किसी को नहीं होना है। एक्सपोर्ट आपने देखा कि जुलाई 2022 के बाद जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो चाइना के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ है पिछले 5 सालों की। और जैसे कि इस साल वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा भी ग्रो कर रही है। और बेजिंग जो है वो जिस तरीके से लैटिन अमेरिका के साथ मिलकर अपनी फूड सिक्योरिटी कर रही है, आपने बताया रेलवे लाइंस अर्जेंटीना में बिछाई गई, अफ्रीका में बिछाई गई, और 6 लाख किलोमीटर का जो गवादर पोर्ट थे अपना पीओके से भी जो हमारी बीआरआई गई है, जो आपने देखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से भारत पे की धरती पर अतिक्रमण करके उन्होंने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव पूरा कर लिया। और ईरान से जो उनकी गैस पाइपलाइन है वो भी लगभग कंप्लीट है। तो ये जो ट्रम्प थ्रेटन कर रहे हैं कि ये चाइनीज गुड्स को हम बैन कर देंगे, 60% टैरिफ, 100% टैरिफ, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये ट्रम्प अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले? इंपोर्ट टैरिफ लगा देंगे तो उसका फायदा किसको होगा? चाइनीज शिपमेंट्स तो कम नहीं होने वाली। अभी मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि 25% टैरिफ जब उन्होंने लगाया था तो 300 बिलियन की चाइनीज शिपमेंट बढ़ गई थी, और अब वो 60% टैरिफ की खाली उन्होंने बात की है, 1 ट्रिलियन की शिपमेंट बढ़ गई है चाइना की। और मेक्सिको, और जिस तरीके से बताया कि उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं मेक्सिको में, कनाडा में। आप मेक्सिको पे टैरिफ लगा दीजिए, कनाडा पे टैरिफ लगा दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि एक नई खबर आई जिसमें हंटर बाइडेन जो हैं उनको उनके पिताजी ने पार्डन कर दिया। मामला बताया जाता है जनवरी 2021 में जब ट्रंप इलेक्शन हार गए थे तो 6 जनवरी को वहां पे माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे और कांग्रेसमैन को धमकी देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने हुड़दंग मचाया। उसमें 6 आदमी अरेस्ट हो गए, प्रोसिक्यूट हो गए, जेल में बैठे हैं। हंटर बाइडेन पे आर्म्स एक्ट और टैक्स की चोरी का इल्जाम लगा हुआ है।
और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाएंगे 20 जनवरी को, तो इनको लग रहा था जो बाइडेन को कि भैया ये तो मेरा बेटा जेल चला जाएगा, तो उन्होंने अपने जाते जाते बेटे को पार्डन कर दिया। अब वहां खबरें ये निकल के आ रही हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो अगर डेमोक्रेट्स के कहने पर इस तरीके से 6 लोगों को जेल में डाल सकता है, तो अदानी साहब भी तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंडाइटमेंट में है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से जैसे हंटर बाइडेन पार्डन हो गए, तो क्या अदानी साहब भी पार्डन हो जाएंगे? गिरीश जोशी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो चाइना वाला मामला, जो टैरिफ वाला यूएस का, और दूसरा ये हंटर बाइडेन वाला। नहीं अब्दुल जी, टैरिफ की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि ये बहुत लेट और टू लेट टू लिटिल है। आपने आपके एग्रीमेंट्स में आप चाइना पे इंपोर्ट्स पे जो आओगे वो लगा दोगे। आपको पता हो तो जब भी इंडिया पे भी थोड़ी सी मिस्चीफ चल रही थी तो उसका जो मटेरियल है वो हांगकांग से और यहाँ से वो चाइनीज कंपनी से आ रहा था। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दूसरे कंट्री से आ रहा है तो आपका कस्टम्स उसको रोक नहीं पाएगा। आपके जिन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट है वो कंट्री वहां जाएगा तो चाइना की अपनी ओमनी प्रेजेंस तो हर जगह उसने कर ही ली है। उसने करना कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंट्री ने खड़ा करा, इसने एक्सपर्टीज दी है। तो कंट्री अगर वहां पे बन के माल जा रहा है तो आप कैसे उस पर ड्यूटी चार्ज करोगे? उसके लिए आपको मेरे ख्याल से सबसे ही दुश्मनी करनी पड़ेगी। आपने कनाडा में इनका इन्वेस्टमेंट है, मेक्सिको में भी है, अर्जेंटीना में है, ब्राजील में, आप कितनी कंट्रीज को इंपोर्ट पे बैन करोगे? वो करते हो तो आपका ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। वहां पर भी लोकल जो अभी बैठे हैं उनसे अगर आप बात करो, हमारे अड़ोस पड़ोस में काफी एनआरआई हैं जिनकी मोटल्स और वाइन शॉप्स वगैरह हैं, मॉल सॉरी, तो ये उसी के टेंथ में कि वैसे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई था। कुछ सिटीज को छोड़ के 10 ऐसी कंट्रीज हैं, वो आप गूगल में अपना यूट्यूब में सर्च करेंगे द मोस्ट 10 कोलैप्सिंग सिटीज ऑफ यूएसए, तो उसमें आपको ये नॉक्सविल है, पेंसिल्वेनिया, ये सारे कंट्रीज मिलेंगे इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क। वहां से लोग भाग रहे हैं, क्यों कि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया, तो वो कोशिश करते हैं कि लेस टैक्स वाली कंट्रीज में चले जाए। तो ये एक तो आउटफ्लक्स जो हो रहा है लेबर का, आपने जो वहां पे थे 3-3.5 लाख आदमी, उनको भी आप डिपोर्ट कर रहे हो, वर्कफोर्स आएगा नहीं। आपके यहाँ पे कनाडा से आपने एक आपका एग्रीमेंट है कि वहां पे अगर किसी को दिक्कत है या उनको जान का खतरा है तो वो एसाइलम ले सकता है। अब वो मेक्सिको और कनाडा से अगर लोग एसाइलम लेने यहाँ पे आ रहे हैं, आप देखिए वो वॉल बनाने की कोशिश में भी ट्रंप का आइडिया फेल हो गया था। उसने बोला था कि इसको हम शॉर्ट कर देंगे। अभी आप टैक्स लगा के अगर आप सोचते हो कि सारी इंडस्ट्रीज, आप आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे आई वांट अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन को मैं आह्वान करता हूं कि आप आइए और मैन्युफैक्चर करिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रातों रात तो होगा नहीं। आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत साल पहले डिसमेंटल इसलिए कर दिया कि भाई दुनिया बनाएगी, हम उनसे खरीदेंगे और हम उन पे अपना दादागिरी करेंगे। लेकिन अब वो टाइम बदल गया है। तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश भी करते हो तो आपके तो बच्चे कहीं पढ़ने गए नहीं है, बाहर के बच्चे पढ़ के बाहर चले गए। आज आप मैक्सिमम इनकी यूएस की कंपनीज में देख लो तो आज उनके सीईओ कौन है? सारे इंडियंस हैं। तो आपके पास न तो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ना आपके पास ब्रेन्स है, न इंटेलेक्चुअल्स है। आपने वो एक मोनोपोली खड़ी कर दी थी, लेकिन वो करी किसने? आपने आर्म सेक्टर में, कि सबको डराओ, हथियार बेचो और अपनी दुकान चलाओ। अब आपको धीरे धीरे वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। तो ना आपसे कोई आर्म्स लेगा, आर्म्स की बराबरी में आज चाइना भी आ गया। और सबसे बड़ा डर जो अभी आपको देखना पड़ेगा कि शिपिंग लाइंस पे सबसे बड़ा खतरा था चाइना को, कि भाई कहीं पर भी जाना है, अफ्रीका जाना है या वहां पर, तो आपको इंटरनेशनल वाटर्स में से जब पास हो गए तो आपको खतरा तो रहेगा कि भाई सबमरीन नट जाएगी या मिसाइल नट जाएगी। इसने धीरे से रह के रशिया से अपना रिसोर्स सेटल कर लिया। 4,5100 की 2 लाइनें उसने डाल दी हैं, जिसमें एक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएगा, एक में गैस आएगा। तो उसने तो अपना दरिया पे डिपेंडेंसी खत्म कर दिया है। आज आप देखिए तो एक छोटा सा न्यूज हमारे इधर भी आया था कि अभी इंडिया अपनी खुद की शिपिंग कंपनी खोलेगी। इंडिया शिपिंग कंपनी क्या खोलेगी? आपको बिल्कुल रद्दी के भाव में तो कॉस्को की शिपें मिल जाएंगी, जो सबसे दुनिया में बढ़िया शिप्स है। तो अरेंजमेंट आप देखिए कि लालच सब जगह चल रहा है, लेकिन अमेरिका के पास वो लालच देने की अब वो मातमा नहीं रहा है उसके पास। आप कैसे इनकलकेट करोगे? आप डरा के तो हथियार बेच रहे थे। और आप देखिए कि जैसे अमेरिका के जितने भी पोर्ट्स पे उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट रखे हैं वो सारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं।
चाइना ने जितने भी पोर्ट खरीदे और वहां पे इन्वेस्ट किया, वहां पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है। और पेरू इज द लेटेस्ट थिंग, आप देखिए उसको बहुत ही घबराहट हो रही कि अगर पेरू का पोर्ट शुरू हो गया तो आपके तो यहाँ से गल्फ वाला ट्रैफिक ही बंद हो जाएगा। मतलब उसने बहुत ही इंटेलिजेंटली खत्म किया। अब अमेरिका को ये लगता है कि वो अगर प्रोडक्शन ओवरनाइट स्टार्ट कर पाएगा तो भी उसको रिसोर्सेज तो बाहर से ही लेने पड़ेंगे। और आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर वहां पे कोई ब्रेन्स आज काम कर रहे हैं तो वो भी चाइनीज ही हैं। चाइनीज ने बहुत पहले अपने ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पे छोड़ दिए थे। तो आपके वहां से आदमी, आप इंडिया पे डिपेंडेंट हो, आप एशियन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो, आपके पास कहाँ है वर्कफोर्स? आपने तो $2000 जो सब गरीबों को दे के रखा है, वो ड्रग्स पी के अपनी वो जिंदगी जी रहे हैं, उनको तो मतलब ही नहीं है। तो आज हम लोग भी जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि ये 5 किलो अनाज फ्री, कुछ भी दुनिया में मत दो, फ्री देने से तो आदमी निकम्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका की पोजीशन अब इस मामले में खराब हो जाएगी। और ऊपर से अगर इसने टैक्स बढ़ा दिए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हेवायर हो जाएगा कि धीरे रह के तो अब दुनिया भी मानने लगी है कि ब्रिक्स के सामने डॉलर के अब लड़ने की क्षमता शायद खत्म हो गई जी। और वो दूसरा हंटर बाइडेन वाली बात, हंटर बाइडेन में देखिए एक मिक्स मैच है। 2012 के आसपास क्रीमिया में जो ऑयल फील्ड्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोल है, उस वक्त में ये रशिया के कंट्रोल में नहीं था। तो क्रीमिया में ये बात चल रही थी, तब तक वो ऐसे बोलते हैं कि भाई हंटर बाइडन और सेक्रेटरी स्टेट वहां पे जाते हैं रातों रात प्राइवेट फ्लाइट में, वहां पे उसका मेयर बदल देते हैं और वो ऑयल फील्ड्स एक ब्रेस्टिया कंपनी थी उससे उन्होंने खरीद ली और इन्होंने एक उसका शेल कंपनी खोल दी साइप्रस में, जहां से उनका पेमेंट चल रहा था। तो उसमें इवन उन्होंने कुछ आईएमएफ से भी पैसे लिए, गल्फ से भी पैसे लिए और वो पैसों पे इन्होंने कंपनी खड़ी करी। वो एक एलिगेशन था हंटर बाइडन पे। अब उसमें प्रूफ्स थे, ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वहां पे वो गया, उसने ले बेच करी और सब वो उन्होंने वहां पे। तो रशिया ने 3 साल पहले उनको वार्निंग दी थी कि भाई इनका ऑयल फील्ड और कोल फील्ड में यहाँ आना यूक्रेन में, ये इस एरिया के लिए ठीक नहीं है। ये बात नहीं मानी गई तो आज जो उसका नतीजा वो यही है। आज आप रशिया को जैसे ब्लेम करो तो रशिया ने आपको बोला था कि भाई इनका यहाँ पर आना ठीक नहीं है, तो आपने ऐसे नेबर मानना था। वो नहीं हुआ, यूक्रेन खत्म हो गया। और उसमें यूरोप ने जब बोला कि नेटो एग्रीमेंट ऐसा है कि आपने यूक्रेन पे अटैक किया तो हम लोग सब अटैक करेंगे, ये नेटो का एग्रीमेंट था। तो बहुत साइलेंटली वॉर करने के पहले आप देखिए इनकी ये राजनीति कैसी थी कि रशिया ने इनका धीरे से रह के जो ये लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे से गैस पे कन्वर्ट हुआ यूरोपियन यूनियन, उसने यूरोप गैस की लाइन ही बंद कर दी क्योंकि 95% गैस तो आपका यूक्रेन रशिया से होकर यूक्रेन से यहाँ आ रहा था। अब हालत यूरोपियन यूनियन की खराब हो गई तो इसने यहाँ पर भी एक अच्छा पॉलिटिक्स इंटरनेशनल खेल लिया। अब यूक्रेन अमेरिका की तरफ जाता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा सऊदी अरेबिया से, उन्होंने गैस की बड़ी शिप्स मंगा के उन्होंने शायद करा, लेकिन दैट कॉस्ट इज गोइंग 300 टाइम्स मोर। तो वो भी प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया। अभी आपके पास ऑल्टरनेट नहीं रहा। और रशिया और चाइना मिलके गैस और पेट्रोलियम में इतने सफिशिएंट हो गए कि आपकी जरूरत उनको है नहीं। आप अगर गल्फ कंट्रीज को दादागिरी करके मना भी करोगे तो उनको कोई जरूरत है नहीं, तो उन्होंने वहां पर भी अपना सेफ साइड कर लिया। दरिया से अपना जो उनको डर था कि शिपिंग लाइन से धंधा नहीं करना है, तो उनके लिए रोड एंड ब्रिक वो जो ऑलरेडी खड़ा है इनिशिएटिव, तो ब्रिक बीआरसी जो खड़ा है, इसमें आप देखिए यहाँ पर भी एक डिस्प्यूट था कि कुछ अफवाहें चल रही थी पाकिस्तान में कि शायद इमरान खान को ये इसको छुड़ा दें। छुड़ाने का मतलब ये था कि इनका जो ग्वादर से जो लाइन चलती है अफगानिस्तान होके, उसको शायद डिस्टर्ब कर पाए। वेरी रिसेंटली वहां पे कराची पे इनके इन्वेस्टर्स और चाइना के इंजीनियर्स जो गए थे उन पे आतंकवादी हमला होता है और इन्होंने नाम बिल फाड़ दिया बलूचियों के नाम पे कि बलूची आतंकवादियों ने कर दिया ताकि कुछ डिस्प्यूट रेज हो जाए। चाइनीज इंटेलिजेंस ने शायद उनको रिपोर्ट दे दिया होगा कि इन्हीं के बंदे थे, जो भी होगा। वो मैटर ज्यादा चली नहीं लेकिन काफी लोग मरे। उसके बाद दे स्टॉप वर्किंग दैट और रातों रात चाइना ने इनका जो एडवांटेज था वो उन्होंने क्वेटा से लेके रोड अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो अब ये एडवांटेज हो जाएगा इंडिया को कि आपको ग्वादर पोर्ट पे रेडीमेड आपको मिल जाएगा, चाबार पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसने बहुत ही एक अच्छा प्ले कर दिया कि अभी इसके पास दो अप्रोचेज हैं। जैसे ये खत्म नहीं करेंगे और कश्मीर में डिस्टर्बेंस करते हैं, क्योंकि आप धीरे से देखिए रशिया ने जो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करा, उनको सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश करी। टेबा रिवर में ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का एक नहर बना दिया है। वहां पे 4 लाख हेक्टेयर की जमीन अभी गेहूं वो लोग उगा रहे हैं। तो गेहूं उगाने से उनकी गवर्नमेंट ने ये भी कमिट किया है कि भाई हम लोग
40% हम लोगों ने ड्रग्स उगाना बंद कर दिया। अब पॉपी सीड्स हम लोग नहीं उगाते क्योंकि हमको गेहूं में ज्यादा फायदा है। गेहूं का एडवांटेज ये है कि यूक्रेन जाने के बाद जो सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर था वो कोलैप्स हो गया। तो एवरीथिंग इज टुगेदर। आप वो इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स भी खेल रहे हो, ये भी खेल रहे हो। और दूसरा एक बड़ा एडवांटेज आप देख लीजिए कि अभी 2 दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भाई चाइना के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग शायद अभी एपीआई और किक स्टार्ट मटेरियल जो फार्मा में एसेंशियल्स है वो हम लोग शायद इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। ये इंडियन सेक्टर को भी एक तरफ से वो बूस्टअप कर रहे हैं, क्योंकि आज तक तो हम लोग एपीआई 35-40% तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो हमारा और किक स्टार्ट मटेरियल तो आज भी 100% चाइना से ही पूरी दुनिया में जा रहा है। तो वहां पर भी ये एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि फार्मा सेक्टर आप ले लो, क्योंकि फार्मा सेक्टर का अपना यूएसए से एग्रीमेंट है। तो इट विल बी एन एडवांटेज यस कि भाई आपको एक्सपोर्ट की मार्केट खुल गई है। एपीआई आप इतना बनाओ कि हम लोग भी बना के बेचेंगे। तो ब्रिक्स कंट्रीज में अगर सैंक्शन लगता भी है तो चाइना ब्रिक्स कंट्रीज में बेचेगा, हम लोग यूरोप में और अमेरिका में बेच सकते हैं। तो वो सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी बहुत सेटलिंग से कर रहा है। लेकिन अगर वो भगत लोग नहीं समझ पाएंगे कि भाई हाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंटरनेशनल इज चेंजिंग, तो फिर राम जी बचाएं इस देश को। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। रशिया की जो गैस पाइपलाइन है जो आपकी सर्बिया होते हुए ऑस्ट्रिया जाती थी, ऑस्ट्रिया में एनर्जी कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ गई है। लंदन में भी 21 पाउंड पर मंथ की एनर्जी कॉस्ट जनवरी 2025 से बढ़ने वाली है। और दूसरी तरफ चाइना के पास जो अब एलाइज हैं, लैटिन अमेरिका के सारे कंट्रीज उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड सरप्लस में है। और मेक्सिको के बारे में मैं आपको बता दूं कि 32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2023 में हुई है चाइना की मेक्सिको में। उन्होंने सारा इंफ्रा खड़ा कर दिया है। तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ती जाएंगी। और ये टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म और सैंक्शंस का ये अब धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप की चलने वाली नहीं है। और आईएमएफ के बारे में बता दूं कि लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जो आईएमएफ प्लग्स पुल कर सकता था लैटिन अमेरिका में, अर्जेंटीना पे खासकर, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन 200% से ज्यादा था पिछले 2 सालों का और 40 बिलियन की डेट थी उनकी। वो डेट से भी नहीं डरे, वो चाइना के साथ उनका टाई अप हो गया है। अब उनका इकोनॉमी ऐसा लग रहा है फिर से रोबस्ट हो जाएगी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से चाइना अपनी एडवांटेजेस या अपनी जो भी उसकी लो कॉस्ट और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके चल रहा है, तो देखने में ये ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क घाटे के सौदे में ना रह जाएं, कहीं स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो लगते लगते फ्लॉप ना हो जाए। गिरीश जोशी जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।